गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सी इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में दोस्तों, जिसमें चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का चैप्टर डिस्कशन करते करते हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, उन सबका रिकैप करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट। दोस्तों, पहले आपका जो इंटरमीडिएट का ऑडिट होता था उसका नाम हुआ करता था ऑडिट एंड अश्योरेंस, सब्जेक्ट का नाम। बाद में सब्जेक्ट का नाम बदल दिया और नाम बदल के फिर क्या नाम कर दिया गया, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। उसका रीजन ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम करने का ये रहा कि इन्होंने कहा कि भाई अश्योरेंस हम सीए इंटरमीडिएट के स्टेज पर डिस्कस नहीं करते। अश्योरेंस डिस्कस होता है किस स्टेज पर? सीए फाइनल के स्टेज। तो सर ये ऑडिट भी तो एक अश्योरेंस ही है। इनफैक्ट अश्योरेंस और ऑडिट में क्या फर्क है, बस एक इतना सा इंट्रोडक्शन जो है दोस्तों, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर 1 का रिकैप करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और आज हमारा डिस्कशन इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कारम नमस्कारम। चलिए, बहुत बढ़िया। तब इसी के साथ अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब समझते हैं। आई होप ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार कंफर्म कर दी। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आश्वासन। तो हम ऑडिट में भी तो एक तरह का आश्वासन दे रहे हैं, बिल्कुल। तो जब भी आप एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र रूप से कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट लेते जिसमें किसी ने कोई चीज बनाई है और उसे आप चेक करके उसके ऊपर आश्वासन देते हो कि हाँ ये सही है हमारे हिसाब से, तो वो एक अश्योरेंस एंगेजमेंट। नमस्ते जी, नमस्कारम। आज के थोड़े से विलंब के लिए क्षमा। तो ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो देखो, आज एक बैंक के पास एक कंपनी लोन लेने गई, तो बैंकर ने कहा कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो हमें आप ये बताओ कि आपको लोन क्यों चाहिए। कंपनी ने बोला हम एक नई फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। बैंक ने बोला रीपे कैसे करोगे? तो कंपनी ने कहा कि ये फैक्ट्री डालेंगे, 3 साल में फैक्ट्री रेडी हो जाएगी, उससे इतना प्रोडक्शन होगा, इतनी सेल होगी, इतना पैसा कमाएंगे, इससे रीपे। बैंक ने बोला कितने साल में रीपेमेंट हो जाएगा? तो कंपनी ने बोला 3 साल बाद शुरू करेंगे रीपेमेंट और 10 साल में पूरे लोन को रीपे कर। बैंक ने बोला 10 साल में इतने पैसे कमा लोगे फैक्ट्री से? तुम खुद कितने पैसे लगा रहे हो? कभी हमारे पैसे डूब गए तो तुम्हारी आज क्या असेट्स है? तुम क्या गिरवी रखोगे हमारे पास? तुम्हारी कंपनी की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी की क्या है? हमने बोला आप जो जो इन्फॉर्मेशन बोलोगे हम सब दे देंगे। बैंक ने बोला भैया हमारा एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन दे देना। हमने बोला ठीक है। पसीने छूट गए वो पूरी इन्फॉर्मेशन बना के देने के। हमने दे दी। बैंक ने बोला ये इन्फॉर्मेशन बना के ले आए? हमने बोला हाँ जी ले आए। बैंक ने बोला किसने बनाई? हमने बोला हमने बनाई। बैंक ने बोला तुमने बनाई तो तुम तो सीधी सी बात है, तुमको लोन लेना है तो तुम तुम्हारे हिसाब से वैसे ही बनाओगे जिससे लोन मिल जाए। जाओ किसी सीए से इसको चेक करवा। हम सीए के पास गए, किसी ने कहा लैग लग रहा है यहाँ पे, तो सारे फैक्टर सही आ रहे हैं, बाकी लोग बताए क्या सभी को लैग आ रहा है क्या? डाउट्स अगर आते हैं तो कैसे पूछें? डाउट्स के लिए अभी आप एक काम करें, टेलीग्राम का अपना जो मेन ग्रुप है उसी में पूछ लीजिए। ये सार्थक नीरज जैन आप सर्च कर लीजिएगा, चैनल ज्वाइन कर लो और बता देता हूँ मैं आपको। और वहाँ पे अभी पूछ लो, उसके बाद में आपका एक अलग से टेलीग्राम का चैनल बन जाएगा। तो ये सार्थक नीरज जैन पे जाइए, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, ये डिस्कशन दिखेगा, ये डिस्कशन पे क्लिक करोगे, अंदर आ जाओगे, यहाँ पे पूछ लीजिए। अब इसके बाद में आपका एक अलग से टेलीग्राम के अंदर ग्रुप बन जाएगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और एक letfastsolve@gmail.com ईमेल आईडी भी है, वहाँ भी पूछ सकते हो। अब रहने आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछो, बढ़िया आपको। और दूसरों को लैग नहीं आ रहा है, एक बार आप लॉग आउट लॉग इन करके देखें। चलिए, तो
मैंने बोला यार सीए से कैसे चेक कर रहा हूँ, इसमें तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। सीए तो जो हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में, अतीत में, उसे चेक करेगा, उसके ऊपर रिपोर्ट दे देगा। पर जो होने वाला है सीए, उसके ऊपर कैसे रिपोर्ट देगा? उसने बोला आप चिंता मत करो, सीए हलवा नहीं है, आप उसको जाके बोलो कि बैंक से लोन लेना है और उसके लिए एक अश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए। हम सीए के पास गए, हमने बोला कि ये भाई साहब हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, आप कृपा करके इसके ऊपर अपना एक अश्योरेंस दे दीजिए। ने बोला ऐसे अश्योरेंस बटता नहीं है कि लाइन में खड़े हो गए और ले जाओ। उसने बोला हम चेक करेंगे और उसके बाद हमारी एक रिपोर्ट बना के देंगे, और ये जो रिपोर्ट बनाएंगे, ये रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, तो जो बैंक का प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसके अनुसार आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे आपने कहीं कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं दी है, गलत तो नहीं दी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिद्धांतों के अगेंस्ट तो नहीं है, कोई बेसिक एरर तो नहीं कर दी आपने। जैसे मालूम, फॉर एग्जाम्पल हमने जब चेक किया तो हमने बोला आपने अपने जो 10 साल के प्रोजेक्शंस बनाए, उन प्रोजेक्शंस में जो बैंक से आपने लोन मांगने की बात की है, उस पर जो ब्याज देना है, वो ब्याज तो आपने यहाँ पे कहीं डाला ही नहीं। कंपनी ने बोला अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो ध्यान से ही रह गया क्योंकि अभी लग नहीं रहा था तो हमको सोचा ही नहीं। तो ये काम सीए करेगा, वो चेक करके कुछ गड़बड़ ऐसी दिखेगी तो बताएगा, सही करवाएगा और फिर अपनी रिपोर्ट दे देगा, बोलेगा कि भैया ये जो प्रोजेक्शन कंपनी ने बनाया, प्रोजेक्शन यानी जो फ्यूचर का एस्टिमेट किया उन्होंने अपने कैश फ्लोज का, जिसके आधार पे ये लोन रिपे करना चाह रही है, ये हमने चेक किया है। हम ये तो नहीं कह रहे कि फ्यूचर में यही होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने बनाया है, जो अजम्पशंस इन्होंने लिए, ये सब ठीक लग रहा है और हमें इसमें ऐसा देख के कुछ गलत नहीं लग रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं एक्चुअल में ऐसा ही होगा, पर हम ये बोल रहे हैं अभी जो कंपनी ने प्लान किया उसके हिसाब से ये बनाया, हाँ प्रॉपर है। बैंक भी समझती है भैया फ्यूचर कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, और अगर कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता होता तो वो थोड़ी ना मेहनत करके सीए गिरी करता और बढ़िया शेयर मार्केट में रोज करोड़ों लाखों अरबों रुपए बनाता। फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा, मालूम है कौन सी चीज कहाँ जाने वाली। तो बैंक भी समझती है कि इसमें आश्वासन हमें एक लिमिटेड फॉर्म का ही मिल रहा है। तो ऐसे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं वो तो अपने आप में एक आश्वासन है ही है। इसके अलावा और भी कई तरह के आश्वासन हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपेक्षित हैं, जो दिए या उससे मांगे। तो ऑडिट इज स्पेसिफिकली क्या, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अपने पिछले एक साल के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के आधार पर बुक्स बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके बनाता है, उसका हम ऑडिट करते हैं, वो ऑडिट है। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें होती है जिनके ऊपर भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक आश्वासन मांग सकते हो। इन सबको कलेक्टिवली अश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है। So what are assurance engagement? It says assurance engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against a criteria. नोच लो, नोच के बाहर निकाल दो, क्या बाप रे, जीवन में कभी याद नहीं होने वाली ऐसी डेफिनेशन। हाँ खुदा, अरे कुछ नहीं है, तुम पहले एलिमेंट समझ लो फिर डेफिनेशन समझ में आए। सबसे पहले समझो कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पक्षदार होते हैं, यानी तीन पार्टीज होती हैं। एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट, जो क्या प्रिपेयर कर रहा है, हु इज प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्टेड रिपोर्ट फॉर बैंक लोन। ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जिसकी अड़ी पड़ी है, जिसको जरूरत है, जिसको काम करवाना है। इंटेंडेड यूजर बैंक है, क्यों? क्योंकि बैंक उस रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड करेगी लोन देना है नहीं, तो वो यूजर है उसका रिपोर्ट का। और प्रैक्टिशनर अपना सीए भाई है, who will give assurance on report which is made by a responsible party RP, so that user can rely. क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
ले लो। तो 3 पक्षदार हो गए, एक बनाने वाला, एक उसको यूज करने वाला, और एक उसको चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर यानी कि वो बेस इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। जैसे अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट भी एक तरह का एश्योरेंस, याद रखना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि बेसिकली ये जो हमारा बेस इंफॉर्मेशन है। आपकी जो बेस इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा, उस बेस इंफॉर्मेशन को आप कोई एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। आप ये समझ लो ऑडिट के केस में सब्जेक्ट मैटर इज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बेस है। उसे आप एक सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यानी ऑडिट के केस में क्राइटेरिया क्या है? SC SM, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सिंपली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये जो बैंक लोन वाला एग्जाम्पल था, इसमें क्राइटेरिया क्या है? जो बैंक का फॉर्मेट है लोन एप्लीकेशन का, वो क्राइटेरिया है। यानी वो बेस जिसके आधार पे आपको क्या करना है, प्रेजेंट कर। तो एक तो क्या हो गया आपका डेटा, दूसरा क्या हो गया वो डेटा को प्रेजेंट करने के रूल्स। वो रूल्स को क्या कहते हैं? सूटेबल क्राइटेरिया। MCQ आ सकता है इसके ऊपर। और इन सूटेबल क्राइटेरिया के आधार पे सब्जेक्ट मैटर से हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। उस रिपोर्ट एज एन उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोई चीज पब्लिश करते हैं। वो चीज जो पब्लिश होती है उसके ऊपर हमारा जो प्रैक्टिशनर है वो एविडेंस गैदर करता है। अब ये शब्द कई बार आएगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, इसे समझते हैं। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस का मतलब क्या है? एक जज किस समय पर उस स्थिति में आएगा कि वो बोल पाएगा कि हाँ भैया अब मैं ओपिनियन दे सकता हूँ? सर, जब उसके पास एक एविडेंस आ जाएगा या पर्याप्त एविडेंस आ जाएंगे? सर, पर्याप्त एविडेंस। पर्याप्त कब कहेगा वो एविडेंसेस को? जब बहुत सारे आ जाएं। तो कई बार बहुत सारे भी पर्याप्त नहीं होते, और कई बार एक भी पर्याप्त हो। जैसे 10 लोगों की गवाही ली कि भाई बताओ सलमान भाई ने क्या उसके ऊपर गाड़ी चलाई थी, वो जो फुटपाथ में साइड में सो रहा था, जो उड़ गया, जिसके घर वालों ने आरोप लगाया कि सलमान भाई गाड़ी। सबने अलग अलग क्या किया, अपने आई विटनेस दिए। ये 10 उतने मजबूत नहीं होंगे अगर वहां की कोई एक अनटेम्पर्ड CCTV रिकॉर्डिंग मिल जाए जो सीधे सीधे प्रूव ही करते। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर बार हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए एविडेंसेस की, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सफिशिएंसी। सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितने हैं? इट इज
more to do with quantity. Good quality evidences, even if less in number, are sufficient. Whereas when I talk about appropriateness, it is a measure of quality. Auditor will always, practitioner या auditor जो भी कहना है, will always aim to achieve evidence that are reliable and relevant. These two are basically characteristics of quality of evidence. इसी एविडेंस को अच्छा क्वालिटी का कब कहेंगे? जब वो रिलायबल हो और जब वो रेलेवेंट. There are two aspects, reliability and relevance. Reliability का मतलब क्या है? Reliability basically depends on the source, the nature of audit evidence. जैसे कि सोर्स एक इंडिपेंडेंट पार्टी है या डिपेंडेंट पार्टी है. नेचर क्या होगा? रिटन है, विजुअल है. ये हमेशा ज़्यादा रिलायबल होंगे ओरल एविडेंस. इंडिपेंडेंट सोर्स हमेशा ज़्यादा रिलायबल होगा डिपेंडेंट सोर्स से या जो इंडिपेंडेंट नहीं है उससे. मतलब समझ रहे हो आप? तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है और गवाही देने के लिए कैटरीना कैफ आई और उसने बोले मैं भी गाड़ी में बैठी थी और सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे. इंडिपेंडेंस नहीं. जो व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके घर वालों ने बोले हमने देखा सलमान भाई बैठे हुए थे. इंडिपेंडेंस नहीं होगी, कम होगी, और रिलायबिलिटी कम होगी. और वहीं पर एक राहगीर जा रहा है, उसने देखा, उसकी विटनेस की, उसकी गवाही की ज्यादा रिलायबिलिटी. उसमें भी अगर वो सिर्फ ओरल गवाही दे रहा है तो रिलायबिलिटी कम हो गई. पर उसने बोला देखो मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैंने तो वीडियो बनाया था, विजुअल रिकॉर्डिंग है, तो अपने आप रिलायबल हो जाए. तो क्या होता है दोस्तों, एविडेंस का अभाव होता है. ऐसा नहीं है कि यूं भड़े पड़े मिले ऐसे अपन ने उठा लिए. कई बार एविडेंस नहीं होते अवेलेबल. इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है? काश बेस्ट एविडेंस अवेलेबल हो तो क्या बात थी, पर हर बार नहीं अवेलेबल होता है. तो हमें क्या करना पड़ता है? कोशिश करना होता है कि जितने भी अवेलेबल है उनमें से ज्यादा रिलायबल. तो वी वांट रिलायबल. द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आल्सो वांट रेलेवेंट. रेलेवेंट मतलब इट शुड मीट द पर्पस ऑफ टेस्टिंग. जो हमारा उद्देश्य पर्पस है टेस्टिंग का, उससे मैच खाना चाहिए. जैसे उदाहरण के तौर पे ये यूजुअली डिपेंड करता है टाइमिंग पर. मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पे आप एक चीज समझो. अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कंपनी बता रही, कैश बता रही, सिंपल एग्जांपल लेते हैं. कंपनी 31 मार्च को बता रही है कि उसके पास 5 लाख रुपए कैश थी. अगर तुम 1 अप्रैल की सुबह सुबह जाके चेक कर आते तो तुम्हें कैश अगर 5 लाख मिलती तो तुम्हारा पूरा आश्वासन होता कि हाँ कंपनी सही बोल रही है, कोई गड़बड़.
और वहीं पे अगर तुम चेक करने के लिए 1 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल पे गए, तो 10 अप्रैल को ऑब्वियस सी बात है कैश जो रहेगी वो 5 लाख तो नहीं होगी, समझो उस तारीख पे कैश 3 लाख हो गई। मैं बोला ये कैसे? उन्होंने बोला भाई ये 10 दिन में इतनी कैश आई गई, ये सब चेक कर लो तो पीछे 1 लाख हो जाए। अब आपको जो प्रूफ मिला है कि हाँ मैंने आज देखी कैश है 2 लाख रुपए, मैंने 10 दिन के ट्रांजैक्शंस का एडजस्टमेंट किया और मैंने देखा हाँ ओपनिंग 10 आ रहा है, आज क्लोजिंग 2 आ रहा है और ये एडजस्टमेंट करने, पर इसमें एक मैनिपुलेशन की संभावना कैसी? जैसे ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो कैश दिखा रही है 5 लाख रुपए की, वो बढ़ा के दिखा रही है ऑन 31 मार्च, क्योंकि उसने जो 1 अप्रैल को सेल करी वो सब उसने 31 मार्च की डेट पे बुक कर। हमारी कंपनी में सेल पूरी मैन्युअली होती है एंटर। ज़्यादातर केस में कस्टमर हमसे कोई बिल विल लेके नहीं जाता है और कस्टमर का नाम भी हमारे पास लिखा हुआ नहीं रहता है, किराने की दुकान है हमारी। तो बस ऐसे ही चलता है, आदमी आया उसने जो जो लिया हमने नोट कर लिया, दे दिया। तो 1, 2, 3 अप्रैल में हमने जो सेल की उसकी हमने ज़्यादातर सेल 31 मार्च पे बुक कर दी। क्यों कर दी? हमें इस साल थोड़ी सेल ज़्यादा दिखानी थी, प्रॉफिट ज़्यादा दिखानी, जो भी कारण है। अब ये चीज़ ऑडिटर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपने 1, 2, 3 की सेल गई 31 मार्च की डेट पे तो बुक नहीं कर दी। क्यों? क्योंकि कस्टमर का नाम है नहीं हमारे पास, उससे पूछ नहीं सकते हैं। कंपनी की बुक सारी मैनुअल है, कोई कंप्यूटराइज्ड है नहीं जिससे प्रूफ मिल जाए किसी तरह से कि कैश एक्चुअल में कब आई है। ये चेक करने का सबसे सही तरीका तो यही था कि आप 1 अप्रैल को जाके वेरीफाई करते तो पता। तो जितना लेट करोगे ना आप चेक, उतना आपका एविडेंस कम रेलेवेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी ये सब आपस में एक दूसरे से मिली जुली है, डिपेंडेंट है। बट हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर। अप्रोप्रिएट अच्छी क्वालिटी जो डिपेंड करेगा रिलायबिलिटी और रिलेवेंस पे, सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप किसी शादी के फंक्शन में गए और वहां पर आपने देखा कि वाह, आ हा, हमने जब गए अंदर तो हमने देखा कि भाई वहां पर लिखा हुआ 101 व्यंजन। मैंने बोला अरे हा, हॉस्टल में रहने वाला आदमी 101 व्यंजन की शादी में बुलाया गया। हमने बोला आज तो ये बस बात ही मत करो, आज तो सब तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड। और फिर जब हमने वहां पे गए और हमने देखा तो हमने पाया कि भाई वहां पे 101 आइटम में 100 आइटम में नॉनवेज है। तो कोई बंगाली भाई की शादी थी, उनको नॉन वेजिटेरियन बड़ा पसंद है। एक पानी एक ऐसी आइटम थी जिसमें नहीं मिला पाए बेचारे, इच्छा तो रही होगी उसमें भी मिला नहीं। अब आप बताओ कि इतनी सारी आइटम होने के बावजूद भी अपना काम नहीं हो रहा, यानी इतना सब होने के बावजूद भी सफिशिएंट नहीं है ये हमारे लिए, ऐसा क्यों? तो ये है क्वांटिटी। सिर्फ क्वांटिटी काम नहीं आती है, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, ये आपका पर्पस मीट नहीं। हम बोलेंगे 100 डिश मेरे लिए इररिलेवेंट है क्योंकि अपन खाते ही नहीं। हमने देखा सारी वेजिटेरियन डिश, पर जब हम देखने गए डिशेस कैसे बन रही है हमारे तो तत्ते उड़ गए। वो डिश बनाने वाला आदमी और उसी से बना रहा है पानी पूरी उसी से खिला। हमने बोला और क्या कर रहे, सॉरी। और भाई ने कोई ग्लव्स व्लव्स नहीं पहने हैं और यूं ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भैया? वो रिलायबल नहीं है, क्वालिटी का इशू है। हम बोलेंगे हमने काम का ही नहीं है, अप्रोप्रिएट ही नहीं है। तो बेटा कितने भी व्यंजन कर दो पर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारे काम के थोड़े। पर इन 100 डिशेस में जहां सब जगह ऐसे ही चल रहा था, वहां पे एक डिश तुमने देखी और वो एक डिश तुमने देखा कि काफी, देयर वाज वन दिस पर्टिकुलर डिश व्हिच वाज बीइंग, जो आपको लगा कि यार ये अपने आप में ही हमारा पूरा आहार बहुत ही ताजगी के साथ बनाई। हमने देखा कि वहां पर अच्छे डेजर्ट्स थे और वो सारे डेजर्ट्स पैक्ड आए थे, ताज के द्वारा बनाए गए थे। बस इससे हमारा काम हो जाएगा, बस भरपेट का।
हमें अप्रोप्रिएट मिल गए, पर क्या सफिशिएंट है? तो दोस्तों सिर्फ डेसेट से भी काम नहीं होगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आप गुमराह मत हो इस तरह के फालतू एग्जाम्पल से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जजमेंट है। ऑडिट में ऑडिटर को ऐसा फिक्स रूल नहीं है ऑडिट कि ये स्टेप लगाओ तो ऑडिट खत्म। इस सब डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, सिनेरियो पे। तो हमें क्या चाहिए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे हम ये आश्वस्त हो सके और बोल सके कि हाँ भैया, अब हम रिपोर्ट देने की स्थिति में आ चुके। तो ये क्वांटिटी का खेल है बेटा, और ये क्वालिटी का खेल। हो सकता है एक एविडेंस ऑडिटर को ज्यादा कंफर्ट दे दे देन अदर एविडेंस। जैसे घर वाले हमसे पूछ रहे हैं कि भाई, हमने बोला डैड वो हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सारे दोस्त साथ में, तो सैटरडे वहीं रुकेंगे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और संडे रात तक। तो डैड को चेक करना है कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो डैड ने हमसे पूछा, उस पर रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम तो झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस ही नहीं है हमारी, तो रिलायबिलिटी इशू है। डैड ने बोला किससे पूछे? हमने एक दोस्त का नाम बताया, वो भी है, उससे पूछ लो। डैड ने बोला इसने ही नाम बताया, इस पे भी रिलायबिलिटी इशू, इसका दोस्त। हम किसके यहाँ जा रहे हैं? हमने दोस्त का नाम बताया कि इसके यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला ओ हो, गुप्ता जी तो अपने पहचान वाले हैं। उन्होंने जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके बाबूजी से बात कर ली कि भैया ये बच्चे तुम्हारे आने का बोल रहे हैं, रात यहीं रुकेंगे, ऐसा है क्या? उन्होंने बोला अरे हमारे बच्चे ने तो बोला है कि वो तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं। मतलब समझ में आ गया, रिलायबल एविडेंस। झूठ पकड़ा गया। उन्होंने बोला हाँ हाँ, यहाँ पे रखा है, पढ़ाई के लिए करा है, और हम खुद भी रहेंगे, हम खुद भी देखते रहेंगे, और हमें मालूम है गुप्ता जी अपने आप में एकदम आर्मी अफसर जैसे हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब हमें रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि लड़का पढ़ने ही। वो नहीं हो तो हम क्या करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल बोला है भाई कि हॉस्टल में सारे इकट्ठे होंगे, तो वार्डन से पूछ लिया, उसके बाद हम भी जाके फिजिकली एक बार वेरीफाई करिए रात को कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या हो गया? हमने 2-3 सोर्स से एविडेंस गैदर कर लिया। एक विजुअली खुद चेक कर रहा है, एक ओरली किसी से कंफर्म कर लिया, कॉल करके अपन ने कंफर्मेशन ले ली। तो ये 3-4 तरह से एविडेंस गैदर करके अब हमें लग रहा है हाँ, अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ। तो ये आपका जजमेंट है भाई। तो हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब गैदर करेंगे ना दोस्तों, तभी हम क्या कर पाएंगे? जिसमें हमें कंफर्ट मिलेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी है, और इसलिए वो अप्रोप्रिएट है। हमें अप्रोप्रिएट भी चाहिए और सफिशिएंट भी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी है जिसने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है 5 लाख रुपए का। कैसे चेक करेंगे? नंबर 1, हम बोल देंगे कि भैया फिक्स डिपॉजिट है, तो बता दो आपके पास एफडी रखी हुई होगी। तो एफडी रखी हुई, उसने दिखा दी ओरिजिनल एफडी, मान लिया सही। आप बताओ यही 5 लाख की एफडी अगर 50 करोड़ की होती, आप बोलते भाई 50 करोड़ की एफडी की है, बता दो, वो रिसीट दिखा देता आपको 50 करोड़ की एफडी, आप मान लेते क्या? नहीं। हाँ, बोलते यार इतना बड़ा अमाउंट है तो ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा कि मैं ये देख लूँ, कभी फेक हुई तो। मैंने बोला मैं बैंक से भी पूछ लेता हूँ, वो भी लिखित में। मैंने बैंक को मेल लिख के कंफर्मेशन लिया कि कंपनी की सारी एफडी की डिटेल, और बाकायदा बैंक ने एक स्टेटमेंट सर्टिफाई करके दिया कि 31 मार्च को ये कंपनी के ये बैलेंसेस, असेट्स, फिक्स डिपॉजिट्स हमारे पास रखे हुए, जिसमें ये एफडी भी थी, उसका नंबर भी था, अमाउंट भी था। तो मैं आश्वस्त हो गया। तो मुझे क्या हुआ? एक तो ओरिजिनल भी देखी और एक कंफर्मेशन भी मांगा, तो मैं आश्वस्त हुआ। ये 2 एविडेंस मिला के सफिशिएंट हुए, क्योंकि अमाउंट बढ़ा। तो हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, और उन एविडेंस के आधार पे फिर हम हमारा जो भी अश्योरेंस होता है ना दोस्तों, वो ऐसे नहीं देते अश्योर्ड, सर्टिफाई कर दिया अश्योर्ड, नहीं, हम पूरी रिपोर्ट देते। क्योंकि हमें बातें बोलना होती है, हमें बोलने में बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। हम पूरा ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान देंगे? हम सब कुछ बताएंगे कि भैया देखो, ये कंपनी ने बनाया है, ये हमारा काम था, ये हमने चेक किया, ये नहीं किया, इसके आधार पे हम ये कह रहे हैं। तो ये रिपोर्ट फाइनली बनाई जाएगी, जो एश्योरेंस रिपोर्ट इस एंगेजमेंट का आउटकम। अब आप परिभाषा पढ़ो, आपको पल्ले पड़ेगी। क्या है एक एश्योरेंस एंगेजमेंट? ये एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सप्रेस करता है एक कंक्लूजन, यानी आप कह सकते हो रिपोर्ट के थ्रू, जिसका उद्देश्य है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। किसका? यूजर का। क्या? कि यूजर कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसने बनाए हैं वो चीजें, उसका नहीं, किसके अलावा और यूजर का। क्या? कि हमने जो इवैल्यूएशन किया, जो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट में हमने क्रॉस चेक किया, मेजर किया, वो हमने कैसा पाया, इस बारे में हमें कॉन्फिडेंस यूजर का बना।
तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम क्या चेक करते हैं? वी चेक द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट? अपनी भाषा में अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या हो सकती है? अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर against the criteria by the practitioner to form a conclusion in the form of a report to enhance the confidence of intended users other than the responsible party preparing. Responsible party that is preparing the information. एक ऑल्टरनेट परिभाषा है, आप इसे भी क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। एग्जाम में लिखेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है वर्ड टू वर्ड लिखना, देखिए कीवर्ड्स आना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसे फॉलो। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो बेटा। एश्योरेंस एंगेजमेंट कुछ नहीं होता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी ने बनाई है, हम चेक करके आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ सही बनाई। जब भी कोई चीज़ चेक करते हैं तो उसे कंपेयर करने के लिए कोई मापदंड होता है। वो मापदंड क्या कहलाता है? क्राइटेरिया। तो देर इज दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेड हो सकता है, नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होगा। तो बैंक के केस में क्राइटेरिया क्या है? बैंक की वो लोन एप्लीकेशन जिसमें उसने बोल रखा है ऐसा चाहिए। होता है ना, तुम एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उसको कैसे भरते हो, उसके पीछे रूल्स दिए जाते हैं, वो रूल क्राइटेरिया है। वो रूल क्या है? क्राइटेरिया है। उसके आधार पे तुमको क्या करना है? फॉर्म भरना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से तुमको बुक्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। तो जो बुक्स है वो सब्जेक्ट मैटर है, जो क्राइटेरिया है वो बेस है जिसके आधार पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ऑडिटर चेक करता है। तो ऑडिट का मतलब ही यही होता है, एक चीज को एक आधार पे बनाया है, उस आधार के अनुसार बना है या नहीं, ये चेक करके रिपोर्ट। यही ऑडिट है, यही एश्योरेंस। चलिए, तो सर कोई एग्जाम्पल दीजिए आप ऐसे अश्योरेंस का जो ऑडिट नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या सवाल पूछा है, शाबाश। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल एक ऐसे अश्योरेंस का जो ऑडिट नहीं है, इसका नाम है रिव्यू। ऑडिट में हम चीजों को काफी गहराई में चेक करके एक हाई डिग्री का एश्योरेंस देते। रिव्यू में हम ऊपरी ऊपरी तौर पे चीजों को चेक करके एक औसत मॉडरेट डिग्री का एश्योरेंस। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट इज रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। और याद रखना, अपन पढ़ चुके हैं, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसका मतलब होता है मॉडरेट डिग्री ऑफ एश्योरेंस। तो ये ऑडिट के कंपैरिजन में कम लेवल का एश्योरेंस आश्वासन देता है। इसमें हम कम प्रोसीजर्स लगाते हैं, प्रोसीजर्स कम लगाए जाते हैं, इससे कंक्लूजन कम निकाले जा सकते हैं। पर दोनों ही जो अतीत में घट चुकी घटनाएं हैं उसके ऊपर आधारित है, हिस्टोरिकल आधार। क्या मतलब हुआ है? ऐसे तुमको समझ नहीं आएगा तो मैं तुमको दूसरे तरीके से समझाता हूं, कोशिश करना इससे समझ में आ जाए। रिकॉर्ड करके इंस्टा पे मत डालना, और डालो तो मेरे को टैग कर। ये बन गए, जॉब लग गई, अब क्या? शादी।
घर वालों ने पूछा कोई ढूंढी है तो बता दे, हमने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट सी है। फिर तो अभी घर वाले काफी प्रपोजल लेकर, हमें सच देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सीए का बच्चा ऐसा हो जाता है कि उसको सीए ही इजीली पसंद आता। तो घर वालों ने अब सीए सीए में ढूंढी, अब सीए सीए में ढूंढते हैं ना तो फोटो देख के रिजेक्ट, सीए में ऐसा कुछ आता ही, खैर सॉरी, वो जो हमारी पसंद हो यहाँ है नहीं, पर हमारी ट्यूनिंग इधर ही बैठेगी। फाइनली घर वाले एक कोई बायोडेटा बैंक से एक प्रपोजल लेकर आए। उन्होंने बोला अरे एक सीए है, तेरे ही आसपास की एज की है, तेरी बैच की भी हो सकती है, अपनी शहर की है, जरा देख ले। हमने बोला आप पहले फोटो दिखाया करो, हम तो फेस रीडर है, फेस पसंद तो बाकी सब ठीक। घर वालों ने फोटो दिखाया, बोले ये देख, हमें तो ठीक लग रही है। मम्मी ने बोला तेरे पापा तो बहुत देर तक फोटो देख रहे थे, नाम भी बढ़िया है स्वीटी। ने फोटो देखा, ये में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने बोला ये सीए पक्का, कौन सी बैच की? हमने बोला अरे तेरी ये तो अपनी बैच ही पीछे की है। बोला यार हमारी कभी नजर ही नहीं गई, ऑनलाइन क्लासेस की यही दिक्कत है। मैं तो फिजिकल में क्या उखाड़ लेते तुम्हें, बात करते हो। नहीं सर, उम्मीद बनी रहती है ना फालतू की। हमने घर वालों को बोला डन कर दो ये तो, अगर ये है तो बस आप देख लो, फोटोशॉप तो नहीं हुआ है, फोटो नहीं तो आप डन कर। घर वालों ने बोला ऐसे नहीं होता है, पता कर। बोला यार जूनियर थी, कैसे पता करे, फर्स्ट अटेम्प्ट है, काश एक अटेम्प्ट और लग जाता। हमला कोई चिंता की बात नहीं, हमारा एक बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड, जिसे आप यूं समझ लो दोस्त तो लोग इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। मतलब आप उसको फोन लगाओ ना तो नए आदमी का अगर उसके पास फोन आता है तो वो ये नहीं बोलता हेलो, ये बोलता है हाँ बता किसके बारे में पूछना है। हर कोई उसके बारे में पूछता है, उसके पास सबकी कुंडली है। तो हमने फोन लगाया, रंजीते नाम था उसका। मैंने बोला रंजीते क्या हाल है? उसने बोला किसके बारे में पूछना है? मैंने बोला अरे यार भाई ऐसे नहीं लगा सकते क्या? उसने बोला यार आज तक तो लगाया नहीं तूने, तू बता। हमने बोला स्वीटी, स्वीटी अपने से एक बैच जूनियर में थी, अपन तो फर्स्ट अटेम्प्ट थे, उसने बहुत सारे दिए, तो वो तो तीन तीन आगे, चार चार अटेम्प्ट आगे तक के जूनियर जानता, बहुत बैचेस। हम यार स्वीटी के बारे में जानता है कि? उसने बोला स्वीटी, अच्छा वो 2026 मई वाली बैच। बोला अच्छा तू जानता है क्या? बोला अबे उसको कौन नहीं जानता। बोला क्या बात कर रहा है यार, ऐसा क्या हो गया? दिल के अरमासूम। उसने बोला यार टॉपर थी क्लास की, आओ तब बोलना भाई। बोला यार तू क्यों पूछ रहा है इसके बारे में? मैंने बोला यार भाई अपने पास प्रपोजल आया है इसका, घर वाले लेके आए। बोला यार क्या बात कर रहे हो, सही में? अबे तेरी तो चक हो गई मतलब। बोला यार हमने भी हाँ बोला घर वालों को, पर बोल रहे नहीं पता कर। और रंजीत ने बोला यार देख अपनी तो है ना बातचीत इतनी ज्यादा हुई नहीं थी उससे, क्यों? क्योंकि क्या है ऐसे कम ही बात करती थी, ज्यादा दोस्त वोस्त भी नहीं थे। एक उसकी फ्रेंड थी सिल्की, मुझे ध्यान है, उससे बात करता हूँ, रुक तेरे को पता करके। तो उसने क्या किया, अगले दिन हमें फोन लगा, उसने बोला यार भाई मैंने सिल्की से बात की, उसकी फ्रेंड से, और उसने कहा कि हाँ पढ़ाई दोनों ने साथ में ही करी थी, वो अच्छे से जानती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला बढ़िया है ऐसे, और हमने बेसिक सब पूछ लिया कि कहीं कुछ है तो नहीं, कोई बुरी आदत तो नहीं है, कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई एक्स या फ्यूचर तो नहीं, तो ऐसे सब क्लीन है, ऐसा उसने बताया। और उसके गली मोहल्ले में भी जहाँ पे वो रहती है उसने बताया, तो उसके दो घर छोड़ के ही अपना एक भाई रहता, अपन ने उससे फ़ोन लगाया, उसने बोला यार ऐसे कभी घूमते भागते ऐसे दिखती नहीं कभी, ऐसे मतलब टू द पॉइंट है ऐसे। तो यार भाई अपन ने जितना पता किया उसके हिसाब से अपने को ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, तू आगे बढ़ जा।
तो बाकी तेरे को और से कहीं से कुछ पता पड़े तो ठीक है, बाकी जितना मैंने तूने बोला था यार जल्दी बताना, एक दिन में जितना पता कर पाया तेरे को पता। अब आप बताइए दोस्तों, ये जो रंजीत है ना आपको ओपिनियन दिया, ये ओपिनियन क्या कह, क्या ये हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस दे रहा है क्या? एकदम हाई डिग्री का अश्योरेंस कि यार एकदम 90-95% चांस है कि सब कुछ सही है, अब तो 5-10% तो ठीक है, किसको पता, बस व्यक्ति को ही पता है। या एक लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा है कि हाँ उसने 2-4 लोगों से बात करी, पता किया और वहां पे सच कुछ दिक्कत नहीं दिखी, तो उसने बोल दिया कि यार हमें सच कुछ गलत सुनने को नहीं मिला है। बताओ ना बेटा कौन सा अश्योरेंस है? सर ये लिमिटेड अश्योरेंस, इसे रिव्यू कहते हैं। कम समय में यही हो पाता। इसमें सिर्फ 2 ही प्रोसीजर लगाए जाते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल, मतलब लोगों से पूछताछ करते हैं। और ये तो स्वीटी की बात है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते तो थोड़ा रेशियो एनालिसिस वगैरह करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। तो जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि सैलरी है तो 12 महीने की है या नहीं है, रेंट है तो 12 महीने का लगा हुआ है या नहीं, एक आध महीने का छूटा तो नहीं है, आखिरी महीने का प्रोविजन बनना तो नहीं रह गया, सेल्स पिछले साल से इस साल बढ़ी तो परचेज उतनी बढ़ी, जीपी रेशियो में ज़्यादा चेंज तो नहीं आया, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, कोई खर्चे इस साल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े, बढ़े तो पूछ लिया मैनेजमेंट से क्यों बढ़े, इस टाइप का, इससे ओपिनियन दे, ये है रिव्यू। अपनी तो इच्छा ही रही थी, अपन गए घर वालों के पास, अपन ने बोला अरे हमने पूछ लिया, और उसने बोला कोई दिक्कत, वालों ने पूछा क्या क्या एक दिन में कैसे पता पड़ गया, बताया ऐसा ऐसा, उन्होंने बोला बेटा जीवन भर का सवाल है, ऐसे नहीं गहराई से चेक। हमला कैसे गहराई से चेक कर रहे थे? तो हमने फिर रंजीते को फोन लगा, हमने बोला रंजीते तो तू एक काम कर, अब तो 2 हफ्ते ले पर हमको पूरी कुंडली चाहिए। तो उसने बोला भाई 2 हफ्ते में तो तू चिंता ही मत कर, सब कर आएंगे, हम बात भी कराएंगे। हमने नहीं नहीं इतना भी नहीं। 2 हफ्ते में फिर उसने क्या किया, उसने सब पता करवाया, कहाँ आर्टिकलशिप करती थी, आर्टिकलशिप में उसने अपने यार दोस्त निकाले, उनके पास गया, उनसे बात की, उसके सीए के पास, बहुत जुगाड़ू आदमी, सीए के पास चले गया, सीए से बात करी आया कि सर ये आप क्या करती थी, क्या थी, छुट्टियां कितनी लेती थी, किसके साथ बैठती थी ज़्यादातर, किसके साथ इसकी बातचीत चलती थी, बहुत ज़्यादा रुकती थी क्या, लेट आती थी क्या। इन बता रहे वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, एकदम फोकस काम पे ध्यान और कुछ। तो सीए से भी अपने को मिल गया, पता पड़ गया, हमने हमने बोला ऑफिस में ठीक है, बाहर का क्या है चाल चलन, चलो पता करो, सिल्की से मिल गया है, कॉलोनी में जो दोस्त रहता था उसके यहाँ चले गए, मिल गया है। वो लकीली जब हम गए तो वही बाहर आई हुई थी, तो हमने 10 मिनट उससे ही बात कर। किसने? रंजीते ने। ऐसे ही कोई बाहर है, बहुत ही बहुत रंजीत है, तो मास्टर माइंड। ऐसे ही जाके उसके पास गया, उसने बोला अरे सिल्की कहाँ रहती है आपको पता है क्या? बोला सिल्की यहाँ थोड़ी ना रहती है, सिल्की तो बहुत दूर रहती है, आप यहाँ कैसे ढूंढ रहे हो उसको, कौन सिल्की? बोला ये यही तो है, और हमने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया कि हमने नाम लिया सिल्की का और बोला सब कुछ स्वीटी के बारे में। उसने बोला यार ये जो आप बता रहे हो ये तो मैं हूँ। मैंने बोला आप सिल्की हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो स्वीटी हूँ। हमने यार किसी ने हमको ये सब सिल्की के लिए बताया, वो क्या है हमारा ऐसा ऐसा कुछ था, कोई केस था हमारे। बोला यार वो तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और बस बातों ही बातों में हमने उसके बारे में उससे पूछ लिया कि भैया बता सिल्की तेरी कैसी दोस्त है। बोला नहीं अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी दोस्त। हमने यार थोड़ा सिल्की के बारे में बताओ ना, कुछ भी अगर मैटर हो। उसने एकदम खुल के हमसे बात करी। हमने बोला यार ये खुल के बता रही है, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इसकी ये उसकी छुपा रहे। पर हमने भी जितनी बातचीत करी तो उसने क्या है, बातचीत करते से ही बोले आओ ना भैया अंदर बैठिए, घर में बैठ के बात कर लीजिए। बोला यार अंदर। बोले क्या हो गया, कोई दिक्कत? हमला चलो अंदर, घर चले गए। घर पर गए तो देखा हमने भाई उसके भैया आए, भैया पुलिस में। हमने बोला वाह इंटरनल कंट्रोल भी बढ़िया लग रहे हैं। वो बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, अंदर घुसते से ही सबसे पहले हाथ धोए उसने, पेरी पोना किया, सर झुकाया, मंत्र शंत्र पढ़े, हमको बिठाया, और फिर एक दूरी पर वो बैठी। इतना सब 15 दिन में पता करके फिर उसने बोला, बोले भाई हमने हर तरह से चेक कर लिया। अब आप देखिए ऐसी कोई आसमानी सुल्तानी कोई बात रह गई हो तो बात अलग है, पर अब मैं तुझे हाई डिग्री का इश्योरेंस दे रहा हूं कि भैया बेस्ट है। वो हाँ बोल। अब आप समझ रहे हो दोस्तों, ऑडिट में तो ये जो रंजीते था ये क्या प्रैक्टिशनर का काम कर रहा था, ये हमारे लिए जाके वहां पे हम हैं कौन, यूजर, वो है सब्जेक्ट मैटर, और हमारे क्राइटेरिया एक आदर्श बहू के हैं जिसके अगेंस्ट में ये इवेल्युएट करके हमें आके रिपोर्ट।
ये हाई डिग्री का एश्योरेंस है। ऐसे ऑडिट है ना हल्के फुल्के में नहीं होता दोस्तों, बहुत टाइम लगता। तो आप बताइए अगर इतना सब कुछ मैंने बताया तो कोई कंपनी है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स बना रही है, क्या लगता है आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर कंपनी बना रही है तो क्या वो ऑडिट कराएगी? 3-3 महीने के रिजल्ट बना रही है और उसको 3 महीने के रिजल्ट बनते हैं उसके 3 महीने खत्म होने के 5-7 दिन में और पब्लिश करना है 2-4 दिन में, क्या ऐसे केस में ऑडिट हो पाएगा क्या? रिव्यू, क्योंकि क्वार्टर खत्म हुआ, 3 महीने खत्म हुए, 15 दिन में तो रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है। ऐसी हमारी कंपनी की पॉलिसी है, तो यहाँ ऑडिट नहीं होगा, रिव्यू करने को कर सकते हो आप भैया, पहले से प्लानिंग करो, प्रैक्टिस करो, पर आमतौर पे नहीं होता। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो साल भर के आपके चेक होते हैं, साल भर के बनते हैं, फिर बाकायदा पूरे साल खत्म होने के बाद 1-1.5 महीने तक हम और चेक करते हैं, फिर अप्रैल मई में हम उसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं, डिटेल में चेक करें वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों फर्क समझ में आ गया आपको दोनों में? रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस, ऑडिट हाई डिग्री। रिव्यू नॉर्मली क्या करता है? इंक्वायरी, एनालिसिस, बेसिक प्रोसीजर। ऑडिट में क्या होता है? डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगते हैं। ऑडिटर में हम क्या गैदर करते हैं? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की कहीं कुछ गलत तो नहीं। रिव्यू में हम क्या देखते हैं? प्राइमा फेसी नहीं, ऊपरी लुक पर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं देखा। ऑडिट में हम बोलते हैं भैया हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें और बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, 100% नहीं है बट हाई डिग्री है। रिव्यू में क्या बोलते हैं? हमने जितना देखा उसमें हमें कुछ गलत नहीं मिला, बस हम इतना बता पा रहे हैं, बाकी हमने गहराई में चेक की। दोनों में से एश्योरेंस क्या है? दोनों एश्योरेंस है, एक मॉडरेट लिमिटेड है और एक। तो दोस्तों देखिए आ गया है कि टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की हो सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल मतलब ऑडिटर, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इलेबोरेट एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स हम लगाते हैं और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। रीजनेबल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल है ऑडिट। वहीं पर लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है, कम प्रोसीजर लगाते हैं, हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस सिर्फ लिमिटेड कंक्लूजन के लिए गैदर करते हैं। इसका उदाहरण है, आया समझ में? कोई बोल रहा है आखिरी के कुछ शब्दों में म्यूट हो जाता है, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया बेटा, वेल डन। 1 मिनट रुको। अब देखना है समस्या अभी भी आ रही है या ठीक हो गई है। चेक कर, भी आ रही है या म्यूट हो गई? हेलो, चेक किया मैंने, देखते हैं अपन। हाँ 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 हाँ, बीच बीच में म्यूट हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये हो गया यार ये। रुको, हेलो, पहले भी आ रही थी प्रॉब्लम, आज ही आ रही है? चलो अभी थोड़ा सा और अपन कंटिन्यू करते हैं, फिर बताना आपको सेम इशू आ रहा है क्या। अब ऑडिट और रिव्यू दोनों में कॉमन फीचर क्या है सर? दोनों में कॉमन फीचर ये है कि दोनों ही जो घटना हो चुकी है उसके ऊपर। पर वो जो बैंक के पास एक अपना सीए गया था, बैंक ने बुलाया था, वो किसके लिए बुलाया था? कि आने वाले समय में कंपनी क्या प्रॉफिट कमा पाएगी, क्या फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव में, आगे फ्यूचर में क्या कंपनी के कैश फ्लोज होंगे, उससे लोन कैसे रीपे करेंगे। ना ना यश, आई अंडरस्टैंड दैट, वो माइक की कुछ सेटिंग मैंने चेंज की है, तो अब मैं लो इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ, तो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप चेक करके मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं उसमें है फिल्टर्स, मैं चेंज कर दूंगा, सुधर जाएगा।
थोड़ा सुनिए थोड़ी देर तक और फिर मुझे कंफर्म करिए। तो अगर आप फ्यूचर में जो घटना घटित होने वाली है उस घटना के ऊपर क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उस तरह के अश्योरेंस असाइनमेंट को कहा जाता है अदर अश्योरेंस, और ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है देखिए, prospective financial information means financial information which is based on assumptions or events that may occur in future। जो फ्यूचर में assumption और events हो सकती है वो। Prospective financial information means information based on assumptions or events that may occur in future and possible action by an entity। It can be in the form of forecast or projection or both। पर ये forecast और projection की क्या कहानी है, एक सेकेंड। देखिए, जब आप कुछ अजम्पशंस लेते हैं इवेंट जो फ्यूचर में हो सकती है या पॉसिबल एक्शंस फ्यूचर में आप जो कर सकते हैं, और उसके आधार पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हो, जैसे इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन्हें कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फोरकास्ट होते हैं और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए या अज्यूम्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जबकि फोरकास्ट क्या होता है, ये प्रिडिक्टेड होते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी का, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी कई बार नहीं बोलते, भारत सरकार बोलती है इस साल लग रहा है जीडीपी 7% से ग्रो करेगा, तो ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये फोरकास्ट है कि भाई ये साल के 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने में एवरेज ग्रोथ रेट हमने 6.9% करी है और हमें लग रहा है कि अभी 2 महीने में और अच्छी होगी तो 7% अचीव कर लेंगे। ये क्या है, ये प्रोजेक्शन नहीं है, फोरकास्ट है। कल क्या वेदर होगा, परसों क्या वेदर होगा, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट। पर मोदी जी ने कहा कि भैया हम 5 साल में, लेट्स से 2030 तक हम क्या हो जाएंगे, वी विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये प्रोजेक्शन है कि भैया हम इतने से ग्रो करने वाले हैं, ये हमने प्लान किया है और इससे हम यहां पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही अपने आप में फ्यूचरिस्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पे ही हम रिपोर्ट दे सकते हैं। दोनों पे रिपोर्ट देने के तरीके अलग अलग होते हैं, ये सब आप फाइनल में समझेंगे, अभी यहाँ पे नहीं। तो इसके लिए कहा गया है यहाँ पे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि अजम्पशंस और इवेंट जो फ्यूचर में होंगी या ऐसे काम जो आप फ्यूचर में करोगे उस पर आधारित है। तो आज आपने प्रोजेक्शन किया कि भैया इस तारीख में सीए बन जाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी पहली तनख्वाह इतनी ही रहेगी, फिर इतने रेट से बढ़ेगी, इसका मतलब 60 साल की उम्र में इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा। ये क्या है, प्रोजेक्शन है। अब आपने किसी सीए को बोला कि भैया इसको वेरीफाई कर दो, इसको साइन कर दो, इसको ओके करवा दो, वो करेगा नहीं करेगा वो एक अलग चीज़ है, उसके पूरे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है। पर अगर वो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपनी रिपोर्ट देगा तो वो कहलाएगा अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। एनीवेज पहले देखते गए, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों में क्या फर्क है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल टर्म्स में जो इवेंट, कंडीशन और सर्कमस्टांसेस हो चुकी हैं, ये वो है पास्ट। जबकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो अजम्पशन, वो इवेंट, वो एक्शन जो फ्यूचर में होंगे वो है। क्या इसके ऊपर अश्योरेंस रिपोर्ट दी जा सकती है, तो प्रैक्टिशनर इस पे भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करता है। क्या कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन लिए हैं वो अनरीजनेबल तो नहीं है, सही और गलत नहीं हो सकते, रीजनेबल है या नहीं है। प्लस जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है, क्या वो प्रॉपरली प्रिपेयर की गई है बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस, और उसे प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर ऑफ दी अजम्पशन।
हमें सिर्फ क्या चेक करना है, नंबर 1 अजम्पशंस की रीजनेबलनेस, नंबर 2 प्रिपरेशन, और नंबर 3 डिस्क्लोजर। यानी हमें सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं यहाँ पे, क्या अजम्पशन अपने आप में रीजनेबल है, प्रेजेंट आपने ढंग से किया है, और डिस्क्लोजर आप प्रॉपर दे रहे हो। काहे के डिस्क्लोजर देना पड़ते हैं कि भैया ये हमने अज्यूम किया है, ऐसा ऐसा हमने माना है। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स, लाइक ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर रिजल्ट शोन इन प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन विल बी अचीव्ड। वो ये नहीं बोल सकता है, पर वो रिपोर्ट में क्या लिख सकता है, वो बोल सकता है नथिंग इज कम टू माई अटेंशन टू सजेस्ट कि assumption डू नॉट हैव अ रीजनेबल बेसिस फॉर प्रोजेक्टिंग, हाउएवर वी ओनली गिव अ लिमिटेड अश्योरेंस। तो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे जो अपन अश्योरेंस देते हैं उसे अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है, इस पे हमारा लिमिटेड अश्योरेंस। अब आप देखो अपने पढ़ते पढ़ते कितने प्रकार के अश्योरेंस आ गए। एक हो गया ऑडिट, एक हो गया रिव्यू, एक हो गया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसकी एंगेजमेंट को क्या नाम दिया जाता है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। दिस इज नोन एज ऑडिट। दिस इज लिमिटेड assurance engagement known as review. This is again a limited assurance engagement जिसमें हम सिर्फ assumptions की reasonableness प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे दे रहे हैं। ये भी एक तरह का क्या है, लिमिटेड assurance है। ऐसे ही कई बार कंपनी कंट्रोल्स बनाती है और वो चाहती है कि एक रिपोर्ट बना दी जाए कि हमारे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं। हम उस पर भी अश्योरेंस दे सकते हैं ऑन डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब मुझे एक बात बताओ, आईसीआई तुमको इन सब में से किन चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एविडेंस गैदर करना है, कैसे रिपोर्ट देना है, इन सब में से आईसीआई तुमको किसके बारे में जानकारी देगा? स्टैंडर्ड किस पे देगा? वो ऑडिट ऐसे करना है ये तो देता है वो, या रिव्यू ऐसे करना है ये भी देगा, या अदर अश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक पे ऐसे देना है ये भी देगा। हाँ इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एसएस, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इस पे जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं इनको बोलते हैं SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। इस पे जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं उनको बोलते हैं SAE, स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। इन दोनों में कॉमन फीचर है कि ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। इसमें कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर डेटा, इंटरनल कंट्रोल बेस्ड, कोई भी चीज, पर हिस्टोरिकल डेटा पे सबके ऊपर एस फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स दे रखे किसने, आईसीआई ने। पर आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये कवर, यानी आपके कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन सारे स्टैंडर्ड का है, पर आपके सिलेबस में पढ़ना आपके कोर्स में सिर्फ स्टैंडर्ड है। वो भी स्टैंडर्ड अलग से नहीं पढ़ना है आपको, चैप्टर के अंदर जो है वही पढ़ना है। अभी आवाज सही आ रही है ऐसा बोला है, धन्यवाद बहुत बहुत। आप आगे भी देखिए, कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं एडिट करके सही कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये अलग अलग तरह की एश्योरेंस है। अब इससे रिलेटेड पहले आपके कोई डाउट है तो वो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी ने पूछा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है जो बाज़ार से हम कच्ची सब्जियां लेकर आए और उनको मिलाकर हमने सब्जी पकाकर खाने में पुरसी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे कंपाइल की करके बनाए गए हमारे फाइनल। ऐसे ही अभी आएगा आगे लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है, अभी आएगा लिखा हुआ। और पूछिए, ये सारे स्टैंडर्ड्स अभी देखने को मिलेंगे, डोंट वरी। चलिए और पूछिए, और कुछ है तो।
तो ये स्टैंडर्ड पर आते हैं अपन, उससे पहले कुछ क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर है वो देख लेते हैं। एक आदर्श ऑडिटर की क्या क्वालिटीज होना चाहिए। किताब बेटा 5 तारीख के आसपास डिस्पैच होंगी, 5 दिसंबर के आसपास। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहले उसकी पर्सनल क्वालिटीज क्या होना चाहिए भाई की? टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब जिसको काम निकलवाना आता है, टैक्टफुल। Report on control operating is also based on future data. No बेटा, this is not based on future data. इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट यानी बस किसी को बुलाया हमने और बोला हमारे कंट्रोल चेक कर ले सही है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। होता है ना जैसे बैंक के, तो बैंक ने बोला यार हमारे कंट्रोल चेक कर लो सही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात हो रही। फाइनेंशियल कंट्रोल, हमें डर है भाई चोरी वोरी नहीं हो जाए। हमने कैसीनो खोला तो हमें डर है कि यार यहाँ पे कैसीनो खोल रहे हैं तो लोग पैसे लगा रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो कहीं चोरी नहीं हो जाए। तो एक सीए को बुला लिया, उसको बुलाया, हमने कंट्रोल अच्छे बनाए कि नहीं चेक करके रिपोर्ट दे दो, ऐसा। तो ये क्या हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं है, तो ये सब अदर एश्योरेंस, अदर एश्योरेंस में सब आता है अदर देन हिस्टोरिकल डेटा का ऑडिटर रिव्यू। बेटा एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी याद कर ली तो काम चलेगा, इनके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। और सबसे ज्यादा एमसीक्यू तुम्हारे, इनफैक्ट 2-2 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। 2-2 मार्क वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन चीजों पे ही आते हैं, स्टैंडर्ड्स के ऊपर। वो यस करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के, ब्रीफ में 2 लाइन में आंसर देने वाले। चलिए, नाउ लेट अस कम टू पर्सनल क्वालिटीज। टैक्टफुल होना चाहिए, काम निकल, सतर्क रहना चाहिए उसे। पर ये याद करने क्या, मैं यार कुछ नहीं यार मन से डाल। दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, गुड टेम्पर्ड होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब समझते हो, क्लाइंट को बोला डेटा तो नहीं दिया तो उसने तूफान मचा दिया, खराब है दिमाग का, काम ही नहीं करना, ऑडिट छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं भाई। समझो लाइफ में ऐसे ही होता है, काम निकलवाना पड़ता है। ईमानदार, डिस्क्रिशन यानी अपना जजमेंट लेने में घबराए नहीं। अपना डिस्क्रिशन, अपना जजमेंट लेने में क्या होना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। उसकी खुद की अपना एक स्टैंड होना चाहिए, इट हैव इट्स ओन थॉट प्रोसेस, स्टैंड ऑन मैटर्स। ऐसा नहीं जो लोग बोल रहे चल रहे। इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पूरा लिखा हुआ नहीं है, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री। जजमेंट लेने की काबिलियत होना चाहिए, पेशेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलायबिलिटीज, विश्वसनीयता। ये कुछ क्वालिटीज है जो एक ऑडिटर में। ये सब ऑब्वियस सी बात है गुड क्वालिटीज, सॉरी पर्सनल क्वालिटीज हैं। मैंने बोला एक अच्छा धंधा करने वाले व्यक्ति में जो क्वालिटी होती है ना वो, यानी आईसीआई नहीं तुमको अपने मॉड्यूल में क्या दे दिया, एक हिंट दे दी, निमोनिक दे दिया कि पर्सनल क्वालिटी ऑडिटर क्या है, तो तुम्हें कैसे सोचना है एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सर एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होना चाहिए कि उसको अपनी इंडस्ट्री का सबसे पहले नॉलेज हो, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो, लोगों से अच्छे से बात कर सके। क्वालिटी होना चाहिए कि वो दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, अच्छा टेम्परमेंट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, शाणपत होनी चाहिए, फर्म रहना चाहिए अपने डिसीजंस में। हाँ ये करना है तो मुझे करना ही है, पाना है तो पाना ही, अपने जजमेंट्स ले सके। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है धंधे में। सोच क्लियर होना चाहिए, जब आपको पता है लाइफ में कहाँ जाना है तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, क्लियर हेड। विश्वसनीय होना चाहिए तो ही लोग जुड़ेंगे उसके साथ, नहीं तो सब छोड़ के चले जाएंगे। एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी एक अच्छे ऑडिटर में भी होती है। वाह। शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग ग्रेट हाइट। क्या होता है दोस्तों, एक होता है ना खानदानी व्यक्ति है, उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। ये ऐसे ऐसे खानदानी, हमारा सी ऐसे चिंदी चोरी ऐसी बातें करता है, 5 मिनट लेट आए पैसे कट जाएंगे, चाय 2 बार क्यों पी लिया, क्लास होना चाहिए। इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस,
हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी। अरे मतलब हमने देखा है इंटीग्रिटी तो चाणक्य की कम पड़ जाए हमारे सीए के साथ। तो आपने सुनी होगी ना चाणक्य की स्टोरी, कि उसके घर में जब कोई व्यक्ति बात करने आता है तो वो चाणक्य के पास जाता है, बोलता है मुझे, मंत्री होता है राज्य का, तो बोले मुझे कुछ राज्य से संबंधित आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं घर पे आके बात करना चाहूंगा, थोड़ा अर्जेंट है। तो चाणक्य बोलता है ठीक है, पधारिए। और जब वो आता है तो वहां पे तो एलईडी वेलईडी लाइट वाइट होती नहीं है, तो एक दिया जलाता है, रोशनी होती है, बैठ के बात करता है। राजपाट की बात खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे मेरे पर्सनल जीवन से संबंधित आपसे कुछ सुझाव चाहिए थे। तो चाणक्य बोलता है ठीक है रुकिए, वो दिया बुझाता है और एक दूसरा दिया चालू करता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि बुरा ना माने तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस दिए को बुझा के उस दिए को क्यों चालू किया, क्योंकि इस दिए में तो अभी काफी तेल बाकी है। तो चाणक्य कहता है कि ये वो दिया है जिसमें तेल जो राज्य ने मुझे दिया है अपने घर पे राज्य के काम करने के लिए, वो तेल इस दिए में भरा गया है। और इस दिए में वो तेल है जो मैंने अपने खुद की तनख्वाह से कमाई से जो पैसे कमाए उससे खर्च के डाला है। क्योंकि अब आप राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपसी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं वो दिए का प्रज्वलन नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो आप, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इस लेवल तक का कि मैं बिजनेस एसेट का यूज पर्सनल यूज में नहीं करूंगा। इसी तरह से ऑडिटर भी ऐसी होना चाहिए, इंटीग्रिटी, अच्छी ह्यूमन क्वालिटीज और ट्रस्टवर्दी हो, प्लस अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नॉलेज। भैया क्वालिटी कितनी भी अच्छी पर तुमको अकाउंटिंग ही नहीं आती और ऑडिट ही नहीं आता है तो क्या करोगे, ऑडिटर कैसे बनोगे। ऑडिटर अकाउंटिंग में तो भैया मास्टरी होना चाहिए। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और ऑडिट की टेक्निक तो ऐसे यूं यूं चुटकियों में लगाने वाला होना चाहिए। ये है हमारा श्री 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 1008। चलो बेटा बताओ, इसमें तो मेरे को लगता है कोई डाउट होएगा तुमको, सर याद कैसे करेंगे, थ्योरी है, हो जाएगा क्या, ना हो जाएगा क्या, नहीं सर पर फिर भी नहीं होगा क्या, कैसी बातें कर रहे हो गाइश। चलिए चलिए, तो आई होप दिस इज फेयर इनफ एंड यू शुड बी एबल टू काइंड ऑफ कवर इट अप। डाउट्स कोई है तो बताओ। इंटीग्रिटी का मतलब नहीं आया समझ में बेटा, इंटीग्रिटी की जगह ऑनेस्टी लिख लो, समझ गए। इंटीग्रिटी की जगह ऑनेस्टी लिख लो, अब समझ गए। ऑनेस्ट होना चाहिए आदमी, ऐसे बदमाशी नहीं करे। सीए को ऑनेस्ट होना जरूरी है। सीए की ऑनेस्टी कैसे काम आएगी भैया, उसको दिख रहा है क्लाइंट कोई गड़बड़ कर रहा है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो तो वो बताए। ऐसा नहीं है क्लाइंट बोल दे कि अरे यार प्लीज़ ये छोड़ दो मैं आपकी फ़ीस बढ़ा दूंगा, तो बोले चलो ठीक है फ़ीस बढ़ा रहा है तो ये वाला पॉइंट अपन छोड़ देते हैं, नहीं बताते। मैनेजमेंट ने बोल दिया कि बोले यार मैं तुमको है ना हमारी सब्सिडरी कंपनी के ऑडिट और दिलवा दूंगा, बस तुम कोई गलती मत निकालना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे कि वैसे के वैसे स्वीकार करवा दो। बोलेंगे अबे हलवा समझ रखा है क्या, हम क्या ऐसे ईमानदार आदमी है, हम ऐसे टुकड़ों पे नहीं पलते। इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है बेटा, आ रहा है समझ में, बोलो इंटीग्रिटी। हेलो 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 हेलो। क्वालिटी पर एमसीक्यू आ सकते नहीं रहे, इस पे क्या एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू डेफिनेशंस पर आते हैं और एमसीक्यू वहां पर आते हैं जहां पे ये वो ऐसा हो सकता है, वन ऑफ दीज टू, ऐसा इस टाइप से। क्वालिटी ये तो थ्योरी है, इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत रिलेटिवली कम बार ही आएगा। बाकी अब देखो इंस्टीट्यूट पूछने कुछ भी पूछ ले, से कोई फिक्स नहीं होता किसी चीज में कुछ।
चलिए, और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे पढ़ूंगा। अरे यार, एक सेकंड होल्ड करिएगा। चलिए दोस्तों, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का एक ओवरव्यू आपके सिलेबस में है मात्र। ये क्या है ये समझिए। इसमें बहुत सारी थ्योरी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके आपके लिए बेहतर कर दिया, अपन उसको वहां से कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंस्टीट्यूट किन चीज़ों के ऊपर स्टैंडर्ड देगा आपको, ऑडिट के लिए भी देगा, रिव्यू के लिए भी देगा, अदर एश्योरेंस के लिए भी देगा। तो सीए इंस्टीट्यूट ने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के नाम पर आज की तारीख में कुल मिला के 4 अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड इशू कर रखे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के नाम पे। एक होता है एसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिटेबल लगते हैं। आपके सीए इंटर के सिलेबस में यही है, और ये भी सारे नहीं है, थोड़े ही है। रिव्यू के ऊपर लगता है एसआरई, अदर एश्योरेंस पे ऐसे ही, और एक है रिलेटेड सर्विसेज, जो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। ये नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, ये एश्योरेंस है, ये भी एश्योरेंस है, और ये भी एश्योरेंस है। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, प्रोस्पेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल, किसी पर भी। तो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इसमें हर चीज पे स्टैंडर्ड है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसे क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए, प्लानिंग कैसे करना है, रिस्क कैसे पता करना है, एविडेंस कैसे गैदर करना है, ओपिनियन कैसे बनाना है, रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसके ऊपर ये सीरीज है। आपके कोर्स में 200 टू 700 सीरीज के कुछ स्टैंडर्ड है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर जो होते हैं ना, कोड होते हैं। मैं समझाऊंगा अभी कैसे बनाते हैं। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसलिए इसमें कम प्रोसीजर लगाते हैं, और इसमें हम यूजर को एविडेंस लेते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, पर लिमिटेड एश्योरेंस देने के लिए। ये नॉर्मली इंटरिम फाइनेंशियल, यानी कि इंटरिम मतलब 12 महीने से कम के लिए, मिड टर्म के लिए, 3 महीने 6 महीने ऐसे के लिए में यूज होता है। इस पे 2000 सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या है समझा रहा हूं, रुको। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर है। इन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या हो सकता है आप नॉन फाइनेंशियल मैटर पे भी अश्योरेंस दे दो, जैसे इंटरनल कंट्रोल। इस पे 3000 सीरीज है। और आखिर में है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जिसमें हम इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन एंगेजमेंट और अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स करते हैं। यानी इसमें आश्वासन नहीं देते। इसके एग्जाम्पल से आप समझो ये क्या होता है। किसी कंपनी ने आपको अपॉइंट किया और बोला कि यार मेरा बैंक रिकन्सिलिएशन बना के दे दो। हैं सीए बैंक रिकन्सिलिएशन के? हमने बोला खुद के यहाँ तुम्हारे अकाउंटेंट नहीं है? बोले हमारे 10 बैंक खाते। हम बोला तेरी, बोले बहुत गड़बड़ हो गई, इसका डेटा उधर 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 उधर, तो आप दिमाग लगा के इसको सब सही करके दे दो। हमने बोला 1 लाख रुपए लेंगे। उसने बोला ले लो, पर करके दो। अब हम काम करने गए, हमने बोला 1 लाख रुपए बीआरएस बनाने के बहुत पैसा मिल रहा, मजे हो गए अपने। तो अब गए तो 10 बैंक अकाउंट, और कंपनी के ये खाते खुले हुए हैं 10 साल से। और हमें बोला ये लो 10 साल के खाते और रिकनसाइल करके दो। हमने बोला यार 10 साल का थोड़ी ना करके देंगे, 1 साल का करके देंगे। हमने बोला भैया फिर ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस अभी भी चलेगा, वो कैसे रिकनसाइल होएगा, हमें तो शुरू से चाहिए। हमने बोला यार ये तो आपने पहले बताया ही नहीं। और आपके ट्रांजैक्शन तो देखो, एक खाते में एक दिन में 200 एंट्रियां हैं, ये साल भर लग जाएगा ये सब तो चेक करने में। हमने बोला भैया तो पैसे लिए, अब आपको करना पड़ेगा। अब आप बताओ गलती किसकी? पर गलती तो सीए की है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे कोट करने से पहले समझ लेना था कि भैया उसको 1 साल का बनाना है, 10 साल के शुरू से अभी तक के बनाने। उसको पहले ही पूछ लेना था हमारा काम क्या क्या है, कितनी एंट्रियां हैं, उसके बाद कोट करना चाहिए था। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, बस ये इतना ही बताता है आपको। आईसीआई ने बोला है कि तुमको कोई ऐसा काम मिले ना जिसमें कोई आश्वासन नहीं देना है, जो मैनेजमेंट ने अग्री प्रोसीजर लगाने को बोले वो लगाने का है।
तो एक सिर्फ 2 स्टैंडर्ड है इसमें, जिसमें स्टैंडर्ड क्या बताता है कि जब भी ये काम मिले ना तो पहले उनसे सब लिखवा लेना कि क्या क्या करना है, कितने पीरियड का करना है, क्या रिपोर्ट चाहिए, फाइनली क्या चाहिए, और ये भी लिखवा देना हम कोई ऑडिट रिव्यू कुछ नहीं कर रहे, बस जो आप डेटा दोगे उसको प्रिपेयर करके दो। तो इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड बनाए। तो जैसे आपको बोला है कि कुछ प्रोसीजर्स लगा दो कुछ इंडिविजुअल फाइनेंशियल डेटा पे, लेट्स से पेबल, रिसीवेबल, रिलेटेड पार्टी, सेल्स, या बैलेंस शीट बना दो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। इसके ऊपर 4000 सीरीज। आपको परेशान नहीं होना है, ना ज़्यादा सोचना है, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ऐसे हैं, ये सब कुछ है नहीं, पर पहले चैप्टर में ये सब कुछ दिया हुआ। और इन सब के ऊपर एक कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लगते हैं दोस्तों, जिनको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आईसीआई ने कहा कि भैया क्वालिटी किस में इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी तो आप ऑडिट या रिव्यू या अदर एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विस कोई भी चीज करो, क्वालिटी तो सब में ही होना चाहिए। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल दे दिया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये आपकी किताब में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यही सब जो बोला था वही है। अब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या है देखिए। दे हैव बीन इशूड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन क्वालिटी कंट्रोल। फर्म का मतलब यहां पे क्या है? सीए की फर्म। इट कंट्रोल्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस, सबका। इसके लिए बस एक ही स्टैंडर्ड है आज की तारीख में, SQC1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल नंबर 1। बस एक ही स्टैंडर्ड है और कुछ भी नहीं। इसमें यह बोला गया है कि ऑडिटर को या प्रैक्टिशनर को, ऑडिटर कब कहते हैं? जब आप ऑडिट करते हो, बाकी सब केस में आपको प्रैक्टिशनर कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि फर्म और फर्म के पर्सनल शब्द, जब आखिरी में NEL लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी रिपोर्ट इशू कर सके। आपके कोर्स में है क्वालिटी कंट्रोल के कुछ मुद्दे, पूरे नहीं है, और उसको कवर वैसे करेंगे, पर SQC1 आपके कोर्स में नहीं है ये पूरा। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जब आप सर्विसेज दे रहे हैं जिसके ऊपर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड लगते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल हो, ताकि आप अपना काम आईसीआई के ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने दिए, और जो लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लॉ की, कानून की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, जैसे बैंक ऑडिट करोगे तो आईसीआई के स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी फॉलो करना है और आरबीआई के नियम भी फॉलो करने हैं, तो दोनों का पालन हो रहा है, यानी ये इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड बेसिकली इंश्योर करेगा कि आप सही रिपोर्ट दो, ताकि आप बाद में फंसोगे नहीं। सब दे दूंगा मैं अभी। तो एक बात बताओ, ये सब स्टैंडर्ड चाहिए क्यों? सीधी सी बात है, अगर आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे सारी चीज़ों के, तो आपके पास एक बेंचमार्क होगा, बेसिस होगा टू कंडक्ट द एंगेजमेंट। देखो, जब भी तुमको ऑडिट लिखना है तो तुम ऑडिट लिखो, पर जब तुमको लिखना है ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस, तो तुम एंगेजमेंट शब्द यूज करो। एंगेजमेंट मतलब काम, असाइनमेंट। एक्चुअली स्टैंडर्ड से ऐसा नहीं है कि ऑडिट ही बेहतर होगा, अकाउंटिंग भी बेहतर होगी। कैसे? देखो, अगर किसी भी चीज पे स्टैंडर्ड है कि ये ऐसे होना चाहिए, तो हर किसी को डर रहता है कि यार वैसे करेंगे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हर कोई वैसे बनाएगा तो क्या होएगा? एक सिस्टम है, उसको फॉलो करेंगे तो हमेशा चीजें बेहतर। इनफैक्ट एम्प्लॉय को डर भी लगा रहेगा, भैया मैंने ऐसा नहीं बनाया तो मेरा ऑडिटर क्या करेगा? बोल देगा गलत है। तो अपने आप वो क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि चीजें सही बनाई जाए, यूनिफॉर्मिटी आएगी, हर कोई एक जैसा करेगा। आप सोचो, अगर ऑडिट रिपोर्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो मालूम पड़ा एक आदमी 1 पेज की रिपोर्ट बना रहा है, एक 3 लाइन की रिपोर्ट बना रहा है। ऐसा नहीं, आज किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो, आपको एक जैसा फॉर्मेट दिखेगा। अच्छा, हम लोगों को भी चाहिए ना यार, हम कोई ऐसे अंतर्यामी थोड़े ना, हमको भी तो गाइडेंस चाहिए। इंस्टीट्यूट क्यों बनाया ICI? तो ये हमें गाइडेंस दे रहा है एक तरह से कि भैया काम ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमको ही नहीं समझ में आता कैसे चेक करो। मतलब सर हम नहीं समझे। हम, मुझे बताओ, तुम ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी का, अब ये कंपनी
का काम बड़ा ही अलग टाइप का है। एक पेट्रोलियम कंपनी है, इसकी सबसे बड़ी एसेट क्या है? तो इसके पास तेल के कुएं हैं जिसके अंदर बहुत सारा क्रूड ऑयल रखा हुआ है जो निकालती है, रिफाइन करती है। अब उसने बोल दिया इतना गैलन क्रूड ऑयल है और इसकी इतनी कीमत है, तो तुमको तो 1 रुपये पल्ले नहीं पड़ने हैं कि ये कितने गैलन कैसे निकाले इन्होंने और इसकी कीमत कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो जमीन के अंदर इन्होंने ढूंढी है। तो मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए जिसको ये सब समझ आता है। क्या मैं ले सकता हूँ मदद? लूंगा तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? मैं क्या उसकी बातों पे आंख बंद करके रिलाई कर लूँ? या मुझे चेक करना है तो भैया मुझे आईसीआई तो बताएगा ये सब चीज़ों के बारे में। तो क्या होता है, आईसीआई भी चाहेगा कि हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को जहाँ भी प्रॉब्लम आए वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड हो। तो इन्होंने पहले से ही स्टैंडर्ड बना रखे कि तुम चिंता मत करो सीए, तुम ऑडिट करने जाओगे ना, हम तुमको सारी चीज़ें बता के रखते हैं कि तुम जब ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो एंगेजमेंट लेटर कैसा बनाना वो भी बताएंगे, शुरू करो ऑडिट तो कहाँ से शुरू करना ये भी बता देंगे। ऐसा नहीं है ऐसा ही करना है, हमारी गाइडेंस ही है, ऐसा फॉलो करो। तुमको लगता है बदलना है बदलो। तो इससे क्या होगा, चीजें जब एक जैसी होती है ना दोस्तों तो माना जाता है क्वालिटी। अपनी रोटियां क्यों अच्छी नहीं लगती, अपने अपने हाथ से बनाते हैं तो क्यों? क्योंकि सबका शेप अलग है, पर मम्मी की रोटी हाथ की बनी हुई एकदम सब सेम शेप की आती है। तो स्टैंडर्ड होने से भी क्वालिटी की अनुभूति होती है। तो ये जो 4 स्टैंडर्ड है इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एसए, एसआरई, एसएई और एसआरएस। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड प्लस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मिला के कहा जाता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में क्या आ गया? एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई और एसआरएस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, ये सब आ गए। तो हमारी ड्यूटी क्या है? तो क्या सीए को ये आईसीआई के स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है? हाँ करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है समझो। प्रॉब्लम ऐसी है, सपोज एक one essay requires auditor to visit and verify closing stock, but company godown is seized by the bank. Hence, auditor could not verify the stock. अब क्या करें? तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाए स्टॉक, जबकि आपको एक स्टैंडर्ड में बोला है वेरीफाई करना चाहिए मटेरियल वैल्यू, अब आप क्या करोगे? अब आप बैंक से तो नहीं झगड़ पाओगे। हमने पढ़ा था ना, लिमिटेशन होती है कई बार ऑडिट पे। लिमिटेशन का मतलब हमारे भी प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन के कारण सब चीज़ चेक नहीं कर पाते, हम कोई कानून तो है नहीं। तो इसका निराकरण, इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ने दिया है। उसने बोला अपनी रिपोर्ट में ये बात लिख दो, बता दो कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं चेक कर पाए, क्या हो गया? तो ये लिखा है देखो, अ सिचुएशन में अराइज वेयर स्पेसिफिक प्रोसीजर वुड बी इनएफेक्टिव, यू हैव टू डॉक्यूमेंट क्या आपने अल्टरनेट प्रोसीजर लगाए इस प्रोसीजर के बदले में, क्यों आप वो प्रोसीजर नहीं लगा पाए ये भी डॉक्यूमेंट करो, और अपनी रिपोर्ट में यूजर को बताओ कि मैंने ये प्रोसीजर नहीं लगाया। आप बोलोगे कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाया क्योंकि स्टॉक जब्त किया हुआ है बैंक के द्वारा, लेकिन हमने उसकी बजाय परचेज सेल्स को अच्छे से वेरीफाई कर लिया। ओपनिंग स्टॉक हमने फिजिकली लास्ट ईयर वेरीफाई किया था, परचेज सेल अच्छे से वेरीफाई कर ली है, जिससे अब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक जो बुक्स में आ रहा है वो सही है। बट फिर भी फिजिकल अगर कुछ और हुआ तो हमें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम वेरीफाई, ऐसा यूजर को साफ साफ बता दो। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी सारी चीजें रिपोर्ट में बताना शुरू कर दो। हमने बोला हम ऑडिट नहीं कर पाए, रिपोर्ट में लिखते थे सॉरी ऑडिट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है, रीजन देना पड़ेंगे।
यानी आपकी जो ड्यूटी है आप उससे बच नहीं पाओगे। इसका मतलब आप स्टैंडर्ड कब फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जब कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला यार जाके वेरीफाई करना है स्टॉक, कौन जाएगा? तो मैंने बोला अपन नहीं जाते और अपन रिपोर्ट में लिख देंगे कि इस साल स्टॉक वेरीफाई नहीं किया, अगले साल कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सीए इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले लेगा, मालूम है। यानी क्या मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करने का चॉइस है क्या? ना 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 ना, चॉइस नहीं है, फॉलो तो करना ही है तुम्हें। बट कई बार प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसी कि तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम अपनी रिपोर्ट में लिख देना कि भैया इस कारण से मैं ये स्टैंडर्ड फॉलो। ये आपका पूरा क्या हो जाता है दोस्तों, दिस कवर्स अप योर होल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट। हाँ 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 हाँ, बताइए, आपको बधाई बधाई बधाई। ये आपका पूरा क्या कवर हो जाता है। स्टैंडर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन। अब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको छोटी सी चीज दे देता हूँ। देखिए, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। स्नैपशॉट। ऐसे, एसआरई, एसएई और एसआरएस, इन सब के अलावा एसक्यूसी। आईसीआई ने क्या किया दोस्तों पता है आपको? इनके नंबर्स की कोडिंग कर दी। और वो कोडिंग कैसी है देखो, बहुत ही मस्त है। 1 to 99 एसक्यूसी के लिए रिजर्व्ड है। यानी आज एक ही स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है तो उसका नंबर है 1। कल कोई और आएगा तो 2, 5, 10 जो भी है वो ऐसा हो जाएगा। ऑडिट के स्टैंडर्ड है तो उनके नंबर रिजर्व्ड है 100 से 999। तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड का नंबर 100 से 999 के बीच है, मतलब समझ जाओ वो ऑडिट का है। 2000 सीरीज में अगर कोई भी नंबर है तो समझ जाओ वो रिव्यू का है। 3000 सीरीज है, अदर एश्योरेंस 4000 रिलेटेड सर। अब आप देखोगे तो आज की तारीख में एसक्यूसी सिर्फ एक है। रिव्यू पे आप देखोगे तो हार्डली देर आर 2 to 3 स्टैंडर्ड्स। अदर एश्योरेंस पे देखोगे तो सिर्फ 3 स्टैंडर्ड है आपके। थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड, इनफैक्ट दो ही है, 3402 और 3420। एक 3400। इस पे 2 ही स्टैंडर्ड। यानी बहुत ही लिमिटेड से स्टैंडर्ड है इनमें। पर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको 30+ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने भी किसके लिए दिए हैं? स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए दिए। तो ऑडिट के स्टैंडर्ड क्योंकि इतने सारे हैं तो उनको फिर बाइफरगेट कर दिया। हमने बोला 100 सीरीज में हम इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड देंगे जिसमें कोई भी स्टैंडर्ड आज तक इशू नहीं हुआ। ऑडिटर की क्या रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप है, जिम्मेदारियां हैं, वो सब 200 सीरीज। फिर ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर को पता करना चाहिए कि भैया कंपनी में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, वहां ज्यादा ऑडिट करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप चाहते हो कि आप फेल ना हो, ऐसी पढ़ाई करो, तो आप क्या करोगे? हमने बोला सर हम खूब मेहनत करेंगे। बेटा बोलने की बात है, ऐसा नहीं होता। आपको वहां मेहनत करना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है, वहां ज्यादा मेहनत करो, बाकी जगह थोड़ी कम भी करोगे तो चलेगा। तो ऑडिट शुरू कैसे होता है, पहले पता करते हैं कहाँ गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है, वो 300 सीरीज है। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये सब करने के बाद में हम ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। वो कैसे गैदर करना है, तो उसके लिए 500 सीरीज। मैंने बताया था कई बार आपको एक्सपर्ट की मदद लग सकती है, तो दूसरों की मदद लगे तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है उनके नंबर 600 सीरीज में आएंगे। और फाइनली अपन रिपोर्ट बनाते हैं वो 700 सीरीज है। और कुछ स्पेशल टाइप के ऑडिट 800 सीरीज में। ये इंटर में आपके कोर्स में नहीं।
ये सब भी आपके इंटर के कोर्स, इंटर में सिर्फ ये इतने हैं और इसी में सबसे ज्यादा है। और इसमें भी नंबर स्टैंडर्ड के ऐसे नहीं चलते 200, 201, 202, नहीं, नंबर चलते 200, 210, 220, 230, 240 ऐसे। यानी हर स्टैंडर्ड 10-10 के यूनिट्स में आता है। और कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको कोई और क्लैरिफिकेशन या स्टैंडर्ड देना है तो फिर उसका नंबर 201, 202 ऐसा है। तो अगर ऐसे 701 आप पढ़ोगे तो ये 701 700 से रिलेटेड होगा। आप ऐसे 265 देखोगे तो वो 260 से रिलेटेड होगा। तो ये कोडिंग है एक, और ये इंटरनेशनल कोडिंग है। इंटरनेशनली भी स्टैंडर्ड्स पूरे विश्व में आज की तारीख में ऑडिट के स्टैंडर्ड जो फॉलो होते हैं, एक इंटरनेशनल बॉडी है आईफैक करके, उन्होंने सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड बना रखे। इनफैक्ट हम लोगों ने हमारे स्टैंडर्ड्स को उनके जैसा बनाया है, पहले हमारे ऐसे नहीं होते थे। तो इंडिया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत मामूली फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, पर वो सब अब आपको नहीं समझना है, मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया। तो कभी भी आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना तो आपको नंबर 200, 210, 220 ऐसा दिखेगा तो आप समझ जाना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। 500 वाले नंबर है मतलब एविडेंस गैदर करना सिखाएंगे, ये कोड है इसका। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया। इसी के साथ आपका दोस्तों पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वी आर डन विद एवरीथिंग। और चैप्टर नंबर 1 सारे नोट्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के थोड़े क्वेश्चंस करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, इसलिए इसको अपन अभी टेक। Management of Exotic Tours and Travel requests its auditor Raja and Company to provide assurance report on financial information for first quarter. पहला क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल नहीं है। एनुअल मतलब 12 महीने के, इंटरिम मतलब कम समय के। बाय स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल्ड प्रोसीजर्स कैन राजा प्रोवाइड सच रिपोर्ट। क्या नेचर होगा इस रिपोर्ट का, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना होंगे। हम बोलेंगे हम दे सकते हैं। इसका नेचर रिव्यू का होगा। क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेंगे, यस, बट टू सपोर्ट लिमिटेड एविडेंस। but to support limited assurance. चलिए, CAP Babu is conducting audit of financial statement of Kick by Private Limited. He was not able to obtain external confirmation from certain data due to practical difficulty and peculiar circumstance. तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी से क्रॉस चेक करना, जैसे बैंक से बैलेंस कंफर्म किया ऐसा, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्म करना। ये नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी। पिकुलियर मतलब कुछ स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशन। हाउएवर सच अ प्रोसीजर इज मैंडेटेड अंडर 1 ऐसे, किसी ऐसे में रिक्वायर्ड है। तो आप बताइए नहीं कर पाए तो क्या करोगे। तो अगर रीजन थे नहीं कर पाने के तो आप अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए कि कैसे आपने दूसरे प्रोसीजर लगा के चेक किया, और ये भी बता दीजिए कि आप ये नहीं लगा। तो ये कहा है इन्होंने कि अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर, ही रिलाइड ऑन सेल्स डिटेल, ई इनवॉइसेस, ई वे बिल, जीएसटी में ये सब निकलते हैं, ट्रेस पेमेंट ऑफ दीज पार्टी इन बैंक अकाउंट, और वो सेटिस्फाइड था तो उसने दूसरे तरह से निकाल लिया और उसको एविडेंस मिल गए। तो क्या उसके ऊपर कोई ड्यूटी है क्या कि उसने कोई ऐसे का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो उसे बताना पड़ेगा। हाँ, उसे डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा कि कैसे उसने दूसरे प्रोसीजर से पर्पस अचीव किया है, क्या रीजन थे जिससे उसको डिपार्ट करना पड़ा, ये भी डॉक्यूमेंट करना है, और उसे अपनी रिपोर्ट में इस मैटर को हाईलाइट भी करना। 3 चीजें, डॉक्यूमेंट करो आपने दूसरे प्रोसीजर से कैसे एविडेंस गैदर किया, डॉक्यूमेंट करो कि आपने क्यों वो प्रोसीजर नहीं लगाया, और अपनी रिपोर्ट में इस चीज को हाईलाइट करो। तीनों लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। ये अपन ने जो डिस्कस किया था ना, अपन ने स्टॉक वेरिफिकेशन का किया था, ये दूसरा था। ये सिर्फ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले कराएं, जो डिटेल वाले वो मैं
आपको शेयर करूंगा अभी आपके सॉफ्ट कॉपी, आप उससे इसको करिएगा एक बार प्रैक्टिस, फिर उसके बाद अपन कवर करेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 अब अपना पूरा हो गया कंप्लीट। इसका रिवीजन मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ जब भी रिवीजन बनाएंगे अपन यूट्यूब पर, जिससे फिर आप क्या कर पाओगे मस्त। इसको जब भी आप पढ़ोगे टेस्ट के लिए, तो आप पहले रिवीजन वीडियो सुन सकते हो अगर तब तक आ गया हो तो, और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ना, इससे आप फटाफट इसको कवर कर पाओगे। टेस्ट अभी होगा क्या? नहीं, अभी तो बहुत बेसिक इनिशियल लेवल की शुरुआत हुई है, थोड़े और चैप्टर जान दो उसके बाद। तो ये क्या हो गया अपना नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब इसके बाद अपन सीधे चैप्टर 11 उठाएंगे, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एक्चुअल में ये चैप्टर बेवजह 11 में डाल दिया क्योंकि इसमें एथिक्स वाला पार्ट है, पर एक्चुअल में ये चैप्टर पहले में ही आना चाहिए था, ये शुरू में भी चैप्टर 2 ही होता था। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 11, फिर उसके बाद वापस से अपन चैप्टर 2, 3 पढ़ेंगे। ऐसे चलते रहेगा मस्त, कोई दिक्कत चल रहा है दोस्तों, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आगे अब अपना डिस्कशन अपन आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ी शॉर्ट है, नो प्रॉब्लम, कल कंटिन्यू।